आज 41% देश की संख्या 25 साल के उम्र से कम है। ये जो युवा है, ये जो हमारे साथी हैं, ये आत्मविश्वास से भरे, और ये वो लोग हैं जो एक नए कल की नींव बिछा रहे हैं। मैं अक्सर जाता हूँ नौजवानों से मिलने पूरे देश में, और मैं ये कह सकता हूँ कि जो उम्मीद मुझे आज की नई पीढ़ी में, युवा पीढ़ी में दिखती है, वो एक राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए मुझे एक रास्ता उनके द्वारा दिखता है। आज ये जो युवा है, ये इम्पेशेंट है, लेकिन ये अपने लिए इम्पेशेंट नहीं है, ये देश को बदलने के लिए इम्पेशेंट है। और ये राजनीतिक विचारधारा के बारे में कम सोच रहा है, क्या काम आगे करना है देश के लिए, उसके बारे में ज्यादा सोच रहा है। मैं एक स्टडी देख रहा था, एग्री स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, जो एक बहुत बड़ी कम्युनिकेशन फर्म है अमेरिका की, 2008 का चुनाव के मद्देनजर देखते हुए, जो प्रेसिडेंट ओबामा का चुनाव था, और उसमें उन्होंने एक चीज लिखी थी, जो नए लोगों ने 30 के नीचे आयु में प्रेसिडेंट ओबामा के लिए वोट दिया, जो एक रेवोल्यूशन जैसा हुआ, उनमें से 20,000 लोगों का इन्होंने इंटरव्यू किया, और उन्होंने कहा कि क्यों आप इनको वोट दे रहे हो। उसमें से लगभग 95% लोगों ने कहा क्योंकि हम इस मौजूदा व्यवस्था से तंग आ चुके हैं। आज आप अरब अपराइजिंग देखिए, अरब स्प्रिंग जिसको कहते हैं, आप इजिप्ट देखिए, आप ट्यूनीसिया देखिए, आप हांगकांग स्टूडेंट्स का मूवमेंट देखिए, आप अन्ना हजारे का आंदोलन देखिए। कोई भी परिवर्तन दुनिया में होता है तो युवाओं के हाथ से होता है, और आज का युवा इस देश में उदार मानसिकता का है और प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव है और लिबरल है। मैं अभी एक क्षेत्र में गया था, एक व्यक्ति मेरे से मिला था, बहराइच नाम का क्षेत्र है, और मैंने वहां देखा एक आदमी थे, उनका नाम था जवाहरलाल तिवारी। वो एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे। आप जानते हैं आरटीआई क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। और उन्होंने एक बहुत सरल आरटीआई एप्लीकेशन डाली थी कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों में कितनी धांधली हो रही है, जो पैसे वहां जा रहे हैं वो नहीं पहुंच रहे, और उनकी हत्या की गई थी उसके कुछ चंद महीने बाद। मैं जब वहां गया था तो वहां कुछ नौजवान मेरे से मिलने आए थे, और मैंने उनसे कहा कि आप उनके जीवन को मत भूलिए, जो एक गरीब आदमी ने इतनी बड़ी रिस्क उठा के, इतनी बड़ी चुनौती लेके अपने जान के ऊपर दाव लगा के ये खेल खेला, आप इसको आगे करें। और मैंने सोचा कि मैं बोल रहा हूं, ये कुछ सुनेंगे, भूल जाएंगे, और उसका नतीजा ये हुआ कि 100 लोग एक महीने बाद आए, वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर से मिले, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर था वहां पे, उनकी नौकरी चले गई, क्योंकि वो एक बाधा बन रहे थे न्याय की प्रक्रिया में। मैं कर्नाटक के कॉलेज में गया था, और मैंने उनसे कहा कि देखिए, आपने मुझे एक फूल का गुलदस्ता दिया है, ये फूल का जो गुलदस्ता है ये एक मरी हुई चीज, इसको मार के आप मुझे दे रहे हैं, ये किसी रिश्ते की शुरुआत नहीं हो सकती।
इससे अच्छा आप मेरे से पेड़ लगा लीजिए अपने कॉलेज में। और मैंने कहा कि उन्होंने कहा अभी तो हमारे पास फिलहाल कोई पेड़ है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे यहाँ आने के याद में यहाँ 1200 स्टूडेंट्स हैं, 1200 पेड़ कहीं लगा लीजिए। और मैंने कभी नहीं सोचा कि ये होगा। मैं आपको सच बताऊं, उन्होंने मुझे फेसबुक पे फोटोज भेजे। उन्होंने 1200 नहीं, उन्होंने 1800 फलदार वृक्ष लगाए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इतने दूर गया और मेरे जाने तक शायद 1% उस धरती का उठान। 2014 का चुनाव हुआ, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। लेकिन सबसे परिवर्तन की बात ये नहीं है कि कोई जीता और कोई हारा, क्योंकि हर चुनाव में ये होते रहे। सबसे बड़े परिवर्तन की बात यह है कि जो 90,000 नए वोटर हर लोकसभा में युवा बने, अंडर द एज ऑफ 35, जो 90,000 नए वोटर बने, उन्होंने औसत 76% वोट डाले। जो लोग कहते हैं कि नौजवान जो है वो संवेदनशील नहीं है, उनकी कोई रुचि नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। जहां नौजवानों को कोई आशा दिखे, कोई उम्मीद दिखे, कोई नयापन दिखे, कोई अच्छाई दिखे, कोई गुण दिखे, वहां नौजवान सबसे आगे है उस मूवमेंट को लीड करने के लिए, उस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आज हम लोग देखते हैं कि नौजवानों के अंदर एक आग है कुछ करने की। वो परवाह नहीं करते कि उनके परिवार किससे जुड़े हैं, उनकी राजनीतिक विचारधारा क्या रही है। वो ये भी नहीं देखते कि ये जो राजनीतिक व्यक्ति आ रहा है ये कह क्या रहा है, क्योंकि सच्चाई की बात है कि राजनीतिक लोगों के शब्दों के ऊपर अब लोगों का भरोसा कम ही रह गया है। वो ये देखते हैं कि ये आदमी बात जो कर रहा है क्या उसका 10% कुछ कर भी रहा है कि केवल बात ही कर रहा है। महात्मा गांधी चंपारण गए थे, उनको सरोजनी नायडू तमाम लोगों ने कहा कि बापू आप जा रहे हो नील किसान के आंदोलन के लिए, लेकिन ना कोई शोर शराबा है, ना कोई हजारों कार्यकर्ता आपके साथ जा रहे हैं, पहली बार आप जा रहे हैं, आप कुछ अपना ताकत प्रदर्शन करिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं केवल 5 वकीलों को अपने साथ ले जाऊंगा और मैं वहां ले जाके नील किसानों को अगर थोड़ी सी भी निजात दिला पाया तो आप देखना एक छोटी सी सफलता का संदेश पूरे देश में फैलेगा और ये आंदोलन उतना ही प्रतिशत बढ़ेगा। और वैसा ही हम लोग कुछ बोले या ना बोले, सही बात यह है कि अगर हम उससे थोड़ा सा भी करें। आपने मेरे पिताजी का जिक्र किया, मैंने अपने पिताजी को कभी देखा नहीं क्योंकि मैं 100 दिन का था जब वो खत्म हुआ। लेकिन जब मैं मारुति फैक्ट्री गया और मैंने देखा कि मारुति ने 70,000 लोगों को रोजगार दिया, जब मैं देखता हूं कि मारुति ने 40,000 करोड़ रुपए भारत सरकार को टैक्स में दिया, जब मैं देखता हूं कि ये जो नोएडा है जिसमें अभी हम ग्रेटर नोएडा में बोल रहे हैं, ये 2 लोगों का सपना था, स्वर्गीय संजय गांधी जी का और आदरणीय नारायण तिवारी जी का, जो सच्चाई है। और 2 लोगों ने कहा कि एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया दिल्ली के बगल में बनना चाहिए, जिससे दिल्ली को भी आराम मिले और अगल बगल के ग्रामीण जनता को भी एक रोजगार मिले, वृद्धि मिले। बहरहाल मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूँ जो अभी अभी मैं पढ़ रहा था टाइम मैगजीन में, कि कैसे नौजवानों ने छोटी छोटी चीजों को करके अपने देश को बदला है। मैं एक इनिशिएटिव देख रहा था फिलीपींस में जिसका नाम है checkmyschool.org। checkmyschool.org क्यों बना? 30 नौजवानों ने उसको बनाया क्योंकि फिलीपींस की जो शिक्षा प्रणाली थी वो बहुत निम्न स्तर की थी। तो नौजवानों ने कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग हर स्कूल के बारे में पोस्ट करते हैं
कि इस स्कूल में ये अच्छाइयाँ हैं, इस स्कूल में ये कमियां हैं, ये टीचर बहुत अच्छे हैं, ये टीचर ये एक नई पहल कर रहे हैं, ये स्कूल में हमको ये एक नया अवसर मिलता है, और हम ये पोस्ट करेंगे इंटरनेट पे। फिलीपींस में लगभग 80% लोग इंटरनेट पे, भारत में केवल 21% लोग। ये शुरू हुआ और उन्होंने अपने हिसाब से रैंकिंग डिस्ट्रिक्ट वाइज देने शुरू की कि फलाना स्कूल जो इस जिले में है वो बहुत अच्छा है, और हम इस स्कूल के स्टूडेंट्स इस स्कूल को गोल्ड स्टार देते हैं। हम इस स्कूल के स्टूडेंट्स आग्रह करते हैं इस वेबसाइट के द्वारा कि ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए अपने शिक्षा में। साथ इसका ऐसा भयानक असर पड़ा कि इतनी स्पर्धा हो गई स्कूलों में कि हम इम्प्रूव करें। हम कोई स्कूल कॉमर्स में बहुत अच्छा था लेकिन उसकी आर्ट्स की फैकल्टी थोड़ी कम थी, कोई स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी लेकिन उसके अंदर स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए थोड़ी कमी थी, कोई स्कूल में टीचर्स बहुत अच्छे थे लेकिन वो थोड़े दुखी थे क्योंकि ग्रामीण में स्कूल का तनख्वाह थोड़ी कम थी। तो इस तरीके से जब सब लोगों के अंदर एक आवाज मिली और लोग रोज बोलने लगे, ये checkmyschool.org को एक दिन में 30 मिलियन हिट्स मिलने लगे उस वेबसाइट को, और ऐसा बदलाव आया कि पूरी फिलीपींस की शिक्षा कार्य प्रणाली बदल गई और गवर्नमेंट को, वहां के लीडर्स को, प्रेसिडेंट को स्वीकार करना पड़ा कि जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा चेंज नहीं आया, चंद स्टूडेंट्स ने एक वेबसाइट बनाया, पूरा परिवर्तन आ गया। ये युवाओं की ताकत है। एक छोटा सा देश है लाटविया, रशिया के पास। लाटविया ने स्टूडेंट्स ने एक ई पिटिशन बनाया इंटरनेट पे, उसका नाम है माना बाल, मतलब माई वॉइस, मेरी आवाज। और उन्होंने कहा कि हम स्टूडेंट्स मिलकर एक ई पिटिशन डालेंगे और ई पिटिशन के हिसाब से अगर 20% भी देश की जनता ने किसी ई पिटिशन में सहयोग किया, क्योंकि यहाँ भी 94% इंटरनेट, तो हम पार्लियामेंट के बाहर 1 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे। एक हफ्ते बाद देश के प्रधानमंत्री ने कहा, भैया यहाँ कोई धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप वाकई देश की 20% जनता का सिग्नेचर, ई सिग्नेचर करा सकते हो तो मैं उसको अगले दिन कानून बनाऊंगा। और उन्होंने अभी तक 16 कानून देश के युवाओं ने बनाए वहां के संसद में। हमारे देश में भी बहुत युवाओं ने परिवर्तन किए, उस पर मैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहता हूँ। हमारे देश में change.org बना, आपने सुना होगा, और लक्ष्मी एक ऐसी महिला थी जिसके चेहरे पे तेजाब फेंका गया और उन्होंने change.org पे एक पिटीशन डाली, एक अपनी गुहार डाली, और वो गुहार क्या थी कि हर दुकान में जो तेजाब फेंका जाता है वो बड़े आराम से खरीदा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जाके उस तेजाब को किसी दुकान में खरीद सकता है, तो या तो इसके ऊपर बैन हो या तो इसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई हो कि कौन व्यक्ति तेजाब खरीद रहा है, उसका नाम पता, क्यों वो चाहता है, इंडस्ट्रियल पर्पसेस से चाहता है, कमर्शियल पर्पसेस से चाहता है, कि ऐसा कोई बिगड़े नौजवान उसको खरीद कर रहा है। और उसका नतीजा ये हुआ कि 5 दिन में 40,000 सिग्नेचर change.org में युवाओं ने डाले, और जो गृह मंत्री उस समय थे श्री सुशील कुमार शिंदे जी, उन्होंने 15 जुलाई 2013 पे एक नोटिफिकेशन इशू किया कि या तो बैन होगा एसिड बेचना, तेजाब बेचना, या तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर पता चला कि आपने कमर्शियल या इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए नहीं खरीदा। अभी मैंने देखा, अभी इसी साल एक ग्रुप थी गर्ल्स काउंट, उन्होंने फ्लिपकार्ट के सचिन बंसल जी के फाउंडर को भेजा कि आपके फ्लिपकार्ट के अंदर सेक्स सिलेक्शन हो रहा है कई प्रोडक्ट्स में। सेक्स सिलेक्शन आप समझते हो कि बहुत सारे लोग अभी भी
इतने बेवकूफ हैं कि वो चाहते हैं कि लड़की पैदा ना हो, केवल पुरुष बच्चा हो। और मेरे पास तो एक बेटी है, मैं तो रोज भगवान को धन्यवाद करता हूँ कि मेरी एक बेटी है। मुझे लगता है कि बेटियां अपने माता पिता को ज्यादा प्यार हमेशा देती हैं। और मैंने देखा कि इतने से केसेस फाइल हुए एक हफ्ते के अंदर फ्लिपकार्ट के खिलाफ कि तुरंत फ्लिपकार्ट ने बैन किया उन एप्स को जो जेंडर बायस थे, जो इनकरेज कर रहे थे कि ये वो तरकीब है, ये वो तकनीक है जिसके आधार पे पुरुष बच्चा पैदा हो। ये नौजवानों की देन है। देखिए, आप सोशल मीडिया की ताकत को आजमाइए। आज 21% देश के लोग सोशल मीडिया पे हैं, और उनमें से 57% लोग 35 साल की उम्र से नीचे। इसका मतलब क्या है कि सोशल मीडिया युवाओं की बहुत बड़ी एक ताकत है, और ये ताकत इस्तेमाल किए जाने की ताकत है। मैंने सोचा था, मैंने आइडिया डाला था, मैंने सोचा था शायद बड़े शहरों के बच्चे ही, लेकिन मुझे बहुत बड़ा शौक लगा कि ये जो 57% बच्चे सोशल मीडिया पे हैं, ये 81% बच्चे ग्रामीण भारत के बच्चे हैं सोशल मीडिया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखना। ये सच है कि नौजवानों की एक बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन जब तक हम उनको सामाजिक, हम उनको राजनीतिक और हमको राजनीतिक परिवर्तन का केंद्र बिंदु नहीं बनाते हैं एक व्यवस्थित रूप से, तब तक नौजवान की पूरी क्षमता का हम लोग आभास नहीं कर पाएंगे। तो वो कौन सी ताकतें हैं जिससे नौजवान की ताकत अपनी पूरी क्षमता पकड़ सकता है, उस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। एक ऐसी व्यवस्था जो पारदर्शी। हमने अन्ना हजारे जी का लोकपाल आंदोलन देखा। मैं अकेला सांसद था 543 सांसद में, जो जाके अन्ना हजारे जी के आंदोलन के पक्ष में एक आम इंसान की तरह जमीन पे बैठा और पूरे दिन मैंने उस आंदोलन का साथ दिया, क्योंकि मुझे लगा इस आंदोलन से देश का फायदा होगा। और मैंने देखा वो जो लोकपाल का मूवमेंट था, आज वो कहाँ है। आज हम लोग देखें कि 15 स्टेट के अंदर एक लोकपाल था पहले, आज केवल 22 स्टेटों के अंदर है। वो भी जो लोकपाल है, आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखिए। उत्तर प्रदेश ने एक लोकपाल नियुक्त किया, आपको याद है क्या हुआ? और इमीडिएटली जो चीफ जस्टिस इलाहाबाद थे, उन्होंने उसको स्ट्राइक डाउन किया, क्योंकि उन्होंने कहा इस लोकपाल के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। मैं ऐसे आदमी को ईमानदारी का ठेकेदार नहीं बना सकता जिसके ऊपर खुद बहुत सारे लोग उंगली उठा रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन द अपॉइंटमेंट, और उत्तर प्रदेश को आज भी एक यूं की कहानी है। देखिए, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, आप किसी भी धर्म के आते हैं, किसी भी जात के आते हैं, किसी भी क्षेत्र के आते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इस देश के भविष्य नहीं, आप इस देश के वर्तमान में। और अगर आपने अपने आप को संगठित किया, अगर आपने अपनी आवाज एक की और उस आवाज को बुलंद की, तो कोई भी बड़ी से बड़ी सरकार है, उसको आपके आशाओं के सामने झुकना पड़ेगा। ये सच्चाई है इस देश की। आज हम लोगों को एक उत्तरदायी शासन प्रणाली चाहिए, एक रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म चाहिए। ये कैसे हो? आज हम लोग देखते हैं कि जो शासन प्रणाली, उसमें युवाओं का कितना प्रतिनिधित्व है। जो एवरेज एज ऑफ पार्लियामेंटेरियन है वो 55 वर्ष, और जो एवरेज एज हिंदुस्तान का है वो 25 वर्ष। क्या ये खाई कभी भरेगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मेरा एक सुझाव, मैं जानता हूं कि अगर मैं ये आग्रह करूं कि इतनी चीज रिजर्वेशन हो रही है, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी इसके नाम पे, अगर मैं कहूं कि युवाओं के लिए इतनी सीट आप रिजर्व करो, तो बहुत सारे बड़े बुजुर्ग बुरा मान जाएंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं
कि भले वो लोकसभा और विधानसभा में ना करें, क्या हम लोग ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और कॉर्पोरेशन में युवाओं के लिए सीट रिजर्व नहीं कर सकते? वहां से काम शुरुआत नहीं कर सकते? उससे तो किसी बड़े नेता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और मैं इसके लिए बिल मूव कर रहा हूं पार्लियामेंट में। मेरा ये कहना है कि आज जो युवा सीधे सांसद बनता है, सीधे विधायक बनता है, उसके अंदर पॉलिसी को लेकर कोई ट्रेनिंग नहीं होती। उसको ये नहीं पता होता कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, श्रम में मैं क्या व्यवधान ला सकूं, मैं क्या परिवर्तन ला सकूं, मैं क्या नयापन ला सकूं, क्या बुराई कम कर सकूं, क्या अच्छाई को आगे करूं। लेकिन अगर नीचे उसको मौका पहले 5 साल मिले तो वो पूरी तरह ट्रेन होकर आगे जाएगा। उसके अंदर अनुभव भी होगा, उसका कार्यक्रम उसके माइंड में तय भी होगा। और ये बहुत बड़ी आवश्यकता आज हमारे देश में। तो मैं मीडिया के मित्रों से और आप लोगों के माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और बाकी लोगों से ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से, इन पिटीशन के माध्यम से आग्रह करें कि कम से कम नीचे कम से कम कॉर्पोरेशन में, ग्राम प्रधानी में, कम से कम ग्राम पंचायतों में, बीडीसी मेंबर में एक नौजवानों को एक बहुत बड़ा मौका दे, ताकि नया खून इस व्यवस्था में आए और नए खून इस व्यवस्था को साफ करे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों को इस सूचना खाई को खत्म करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब? आज मैं IIMT में आया हूं। IIMT इस देश के टॉप इंस्टीट्यूशंस में से एक है और यहाँ पे जो भी लोग पढ़ रहे हैं वो ईश्वर की दया से बहुत बड़े आदमी बनेंगे। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई बायो मेडिकल में जाएगा, कोई वकील बनेगा, कोई मेरी जगह राजनीति में लेगा। बहुत अच्छा है। बट मुझे ये लगता है कि मैं आप लोगों के लिए चिंतित नहीं, क्योंकि आप लोग पहले से बहुत ताकतवर हैं। आप पहले से, आपकी जानकारी बहुत ज्यादा है देश दुनिया के बारे में। लेकिन यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जो बच्चा बुलंदशहर में है, जो बच्चा मुरादाबाद में है, जो बच्चा सहारनपुर में है, उसका क्या होगा? जिसको वो अवसर नहीं मिला एक अच्छी शिक्षा का, जिसको उसके माता पिता इस्तेमाल कर रहे हैं पेट पालने के लिए, क्योंकि परिवार में इतनी ज्यादा गरीबी है कि उसके अलावा कोई अवसर नहीं है, उनका क्या होगा? आज देखिए, माफ करिए, राजनीतिक कार्यप्रणाली बहुत से लोगों के अनपढ़ बनने का लाभ उठा रही है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? आज आप देखिए कि जो व्यक्ति दिल्ली आता है, नोएडा आता है, NCR आता है, वो अपने जात के नाम पे कभी वोट नहीं देता, वो अपने सपनों के आधार पर वोट देता है। वो ये सोचता है कि करना क्या है देश के लिए और कौन कर सकता है, इसको वोट देना है। लेकिन आज जो व्यक्ति बांदा में या पीलीभीत में या बलिया में पढ़ रहा है, उसको आज भी अपने सामाजिक आइडेंटिटी की रक्षा के लिए वोट देना पड़ रहा है, क्योंकि उसको ये नहीं सिखाया जा रहा है कि आप अपनी जात, अपने धर्म से बढ़ के आप एक इंसान हो, आप एक हिंदुस्तानी हो, आप एक वर्ल्ड सिटीजन हो। आपको अपने सपनों को साकार इस जीवन में करना है, उसके अंदर वो विश्वास नहीं है कि वो कर पाए। आज ये जो इलेक्टोरेट है, ये जो जनसंख्या है हमारे देश में, उसमें जो इतनी बड़ी सूचना की खाई, जब तक हम ये नहीं भरेंगे तब तक हम सड़क, बिजली, पानी के नाम पे शहरों में तो वोट मांग सकते हैं, ग्रामीण भारत में फिर भी कोई जात, धर्म और बंटवारे पे वोट पड़ेगा, जो बड़ी शर्म की बात है। मैं ये कहता हूँ कि RTI एक्टिविस्ट का आप उदाहरण देखिए। मैं 2 लोगों का नाम दूंगा, योगाचार्य आनंद जी और सिमप्रीत सिंह जी।
आपने इनका नाम नहीं पढ़ा होगा, ये बहुत बड़े नायक हैं इस देश में। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिसने आदर्श सोसाइटी का स्कैम अनकवर किया था महाराष्ट्र में। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि ये जो आदर्श सोसाइटी है, जिसके लिए 6 मंजिल बनने चाहिए, जिसके लिए जो कारगिल में शहीद लोग हुए उनके विधवाओं के लिए, उनके परिवार के लिए, वो फ्लैट चीन के नेताओं के बच्चों और उनके परिवार को दिए जाए, उन्होंने इस स्कैम को, मैं चाहता हूं ये दोनों लोगों को पद्म भूषण पद्म विभूषण मिलना चाहिए, क्योंकि ये देश के अपने बचाने वाले लोग। आज मैं देखना चाहता हूं, ये मैंने जवाहरलाल नेहरू और गुरु प्रसाद का नाम लिया, जिन्होंने देवी पाटन में, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा में जो मैसिव फ्लड्स होते हैं हर साल, उसके अंदर जो स्कैम्स होते हैं उनको अनवरत करने का काम किया, और वो आज कहां है? दोनों की हत्या। क्या हुआ इन हजारों लोगों का जिनकी हत्या की गई लोकल माफिया द्वारा पूरे देश में, जो असली देश की दूसरी क्रांति की लड़ाई लड़ रहे हैं? आपको पता है क्यों उनके लिए आवाज नहीं उठती? क्योंकि उनकी संख्या कम है। लेकिन जब आप लोग उस सेना का नेतृत्व करेंगे, जब आप लोग आज छोड़ के आपके कॉलोनी में अगर साफ सफाई नहीं है, PIL फाइल करेंगे लोकल कोर्ट में, जब आप लोग जाके RTI फाइल करेंगे, जब आप लोग जाके लोकल मीडिया को इकट्ठा करेंगे और अपने विधायक, अपने सांसद, अपने सभासद से जवाबदेही उनकी तय करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे और जवाब मांगेंगे और आपका हक अधिकार मांगेंगे, तो फिर ये लोगों की हत्या होनी बंद होगी। मैं इस देश की मीडिया को बधाई देना चाहता हूं। अक्सर मीडिया की खिंचाई होती है, लेकिन आज अगर निर्भया को न्याय मिला तो मीडिया द्वारा मिला। आज अगर इतने क्रांति देश में चल रही है परिवर्तन के लिए, सुधार के लिए, आज अगर औरतें जाके त्रयंबकेश्वर जी में जाके पूजा कर रही हैं, तो ये मीडिया की रक्षा की वजह से ये हो रहा है और इनको हमको प्रणाम करना चाहिए। देखिए, जो ये कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज हैं, यहीं से ही क्रांति निकलेगी। हमारे देश के केवल 20% जनसंख्या के लोग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जा पाते हैं। क्या आप जानते हैं इस बात को? केवल 20% लोग। आप इस अवसर को मत गवाइए। मैं एक आग्रह करना चाहता हूं भारत के शिक्षा मंत्रियों से और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों से, और वो आग्रह ये है कि एवरी कोर्स शुड हैव एन आउटरीच प्रोग्राम, सोशल आउटरीच प्रोग्राम, कि हर कोर्स जो है उसका समाज के साथ एक मेल मिलाप करने का काम करना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। पॉलिटिकल साइंस की डिग्री टोटली थियोरेटिकल डिग्री है। अगर वो व्यक्ति को बोला जाए कि आप किसी सांसद विधायक के साथ जाके 6 महीने या 1 महीने या 3 महीने काम करो, आप जाके किसी ग्राम पंचायत में रह के अपना थीसिस करो, आप जाके अपने म्यूनिसिपैलिटी में बैठ के थीसिस तय करो कि पता तो चले कि देश में कौन सी चीजें की कमी है जिससे हम पॉलिटिकल साइंस को के स्टूडेंट के माध्यम से ठीक करना। आज हमारे बीच में अमीर गरीब की बहुत बड़ी खाई, लेकिन सोशल आउटरीच से क्या होगा? जो लोगों के पास बहुत कुछ है वो उन लोगों को समझ पाएंगे जो आज वो कभी उनको मिल नहीं पाते, जिनके पास कुछ नहीं। और जिनके पास कुछ नहीं है, जब वो उन लोगों के साथ कांटेक्ट में आएंगे जिनके पास बहुत सारी देश दुनिया की जानकारी है, तो उनकी भी आशाएं जगेंगी, उनके भी सपने विराट और उनका विस्तार होगा। तो इसलिए मेरा ये आग्रह है कि वी मस्ट हैव एन एलिमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर आउटरीच इन आवर एजुकेशन प्रोग्राम।
एक इम्पोर्टेंट स्टेप मैं ये भी कहना चाहता हूँ युवाओं को कि आप फेस वैल्यू पर किसी व्यवस्था को ना लीजिए। आप क्वेश्चन कीजिए उनको हर मुद्दे कि अगर कोई आदमी ये बोल रहा है, आपके अंदर ये आदत होनी चाहिए कि आप पूछे क्यों, ऐसा क्यों आपके है, ऐसा क्यों मुझे करना चाहिए, क्या इससे अच्छा ये नहीं होगा। ये जो आजादी हमको मिली ये इन लोगों की वजह से मिली जिन्होंने अंग्रेजों से क्यों पूछना शुरू किया। और जो हम लोगों को पूर्ण स्वराज मिलेगा हमारे देश में वो तभी मिलेगा जब हमारे जो शासक होंगे वो राजा बन के नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटर बन के, शासक बन के काम करेंगे। आज हमारे देश में माफ करिए, कोई सांसद बनता है, कोई विधायक बनता है, कोई कुछ बनता है, उसको अगले दिन जो लोग घेर लेते हैं उसको वो आभास होता है कि मैं बहुत बड़ा राजा बन गया। उसको ये नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों की दुआओं की वजह से मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ। और अहंकार इतना आ जाता है लोगों में कि क्या होता है, अगले चुनाव में इंग्लैंड में एक आदमी जो MP बनता है 64% चांस है कि दोबारा जीतेगा। और इंडिया में जो सांसद बनता है ठीक उसका उल्टा 26% चांस है कि वो अगले बार जीतेगा। उसका क्या कारण है? उसका कारण मैंने अभी आपको बताया। इसलिए युवा को चेंज, युवा परिवर्तन के लिए इसका आपको नेतृत्व करना पड़ेगा। मैं आपको यही कहना चाहता हूं अंत में कि आप लोग में से हर आदमी एक नेता नहीं बन सकता, हर आदमी एक कंपनी का CEO नहीं बन पाएगा, हर आदमी ओलंपिक मेडल नहीं जीत पाएगा, लेकिन हर आदमी एक अच्छा इंसान बन सकता है। हर आदमी के अंदर करुणा और दया की भावना आ सकती है। हर आदमी हिंदू मुसलमान के बीच में जो खाई बनी हुई है उसको खत्म कर सकता है। हर आदमी जो उत्तर प्रदेश में जो 4000 किसानों ने आत्महत्या की है 3 साल में, उनके घरों पे जाके मेरे जैसे लोगों से सूचना लेके उनको कुछ मदद कर सकता है। हर आदमी जाके महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ सकता है। कहीं हमारे मोहल्ले में, कहीं हमारे जिलों में कोई माँ किसी बहन के साथ छेड़छाड़ हुई तो उनकी रक्षा के लिए उनके लिए पुलिस स्टेशन जा सकता है। हर आदमी अगर अपना हिस्सा करे तो इस देश को कोई जगत गुरु बनने से रोक नहीं सकता। लेकिन हमारे अंदर दिक्कत क्या है, हम सोचते हैं ये करेगा, हम सोचते हैं वो करेगा। कोई आदमी थूकता है, हम उसको बोलने जाते हैं कि भैया आप क्यों थूक रहे हो, तो वो क्या कहता है, वो कहता है क्या ये आपके पिताजी की रोड है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, हम इसको मां कहें चाहे उसको कुछ और कहें, ये है तो हमारा ही घर। इसलिए हम लोगों को एक चीज ध्यान देनी है कि हम लोग एक वोट बैंक नहीं बनेंगे, हम लोग एक सिटीजनशिप की अपनी ताकत को स्वीकार करेंगे, हम लोग अपनी नागरिकता की शक्ति को स्वीकार करके अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ पे कितने लोग हैं जो अगले एक हफ्ते में मेरे जिंदगी पर एक पेड़ कहीं पे डालेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक पेड़, एक फलदार पेड़, तो वैसे साहब आप नहीं डालेंगे? मैं प्रोफेसर साहब ने तो हमारे घर में 2-4 लगवा दिए जय की बात। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, प्लीज use the media for good causes, use the judiciary, use the social media, file PIL। एक छोटी सी शुरुआत जो है वो इस देश को बदल नहीं सकती, देश को बदलेगी। हम सब लोगों को एक काम करना है। मैं जब पहली बार सांसद बना, 4 दिन बाद मेरे क्षेत्र के बगल में एक क्षेत्र शाहजहांपुर में एक किसान ने आत्महत्या की। मैं जब वहां गया तो उसकी जो श्रीमती थी उसने मेरे से कहा कि भाई साहब
कौन सी आजादी हमको आज तक मिली, कौन सी आजादी की बात आप लोग करते हैं। मेरे पति को 40,000 रुपए के डेट के वजह से आत्महत्या करनी पड़ी और मैंने उसी दिन तय किया कि जितने दिन मैं सांसद रहूं, मैं अपनी सारी तनख्वाह डोनेट करूंगा उन किसानों के परिवार को जिन्होंने आत्महत्या की है उत्तर प्रदेश में। अभी तक हम 16 जिलों में गए हैं और हम उत्तर प्रदेश के 60 जिलों को कवर करेंगे अगले 3 से 4 साल में। और हम हर किसी के पास ना केवल जाएंगे, हम अपनी झोली फैला के लोगों से आग्रह करेंगे कि मैं अगर इतने दूर से आके 5, 7, 10 लाख रुपए अपने खुद के पैसे से दे सकता हूँ, आपको चौखट के बाद जो किसान आत्महत्या कर रहा है उसके पसीने, उसके आंसुओं को आप अपनाइए और उसके परिवार की रक्षा करें। हम लोग सब मिलकर एक नया भारत बनाएं, एक नया रास्ता बनाएं, एक नई उम्मीद जगाएं। थैंक यू। जय हिंद।